सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फर्स्ट बेसिक्स. सपोज डे 0 पे वी आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड देन ऑन द सपोज डे 30 पे हम लोग वी आर पेइंग बैक द क्रेडिटर्स मीन सप्लायर्स जिनसे परचेज किए. एंड देन ऑन द 45th डे सपोज वी द रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड उस दिन सेल हो जा रहा है. तो raw materials to finish goods and getting sold. And on the suppose 70th day we are receiving the payment from the debtors. So collection 70th day पे हो रहा है. So what is our operating cycle? 0 पे हम लोग raw materials purchase किए, 70th पे collection हुआ. So it's getting 70 days is our operating cycle. And what is our cash cycle? If we see 30th को पैसा गया and 70th पे पैसा आ रहा है, तो 40 days is our cash cycle. And अब हम लोग इसको फॉर्मूला में अगर डाल दें तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स का पीरियड. सो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड, इफ वी सी इन्वेंट्री हम लोग कब फॉर 0 डे पे रॉ मटेरियल आया था, 45 डे पे बना. तो व्हाट इज इट? 45 इज आवर इन्वेंट्री पीरियड. एंड व्हाट इज आवर डेटर्स पीरियड? 45 पे बना एंड 45 पे सोल्ड हो गया और 70th पे कलेक्ट हो गया. सो 70 minus 45 that comes to 25 which is 70. तो 70 is our operating cycle as per formula भी वही आ गया. अब कैश साइकिल में क्या हो रहा है? 40 days is our cash cycle. तो इफ हम लोग ये फॉर्मूला में डालें तो ऑपरेटिंग साइकिल माइनस ट्रेड पेबल्स पीरियड बोल सकते हैं. So 70 ऑपरेटिंग साइकिल 70 एंड ट्रेड पेबल डेज कितना हुआ? हम लोग 0 परचेज किए, 30 पे पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर्स को. सो 30 डेज इज आवर ट्रेड पेबल डेज. तो 70 minus 30 40. So 40 is our cash cycle. So basically operating और cash cycle में यही है. Cash cycle is the conversion cycle of cash and operating cycle is the total manufacturing period जो लगता है. एंड इसके बाद जैसे इन्वेंट्री पीरियड का अगर फॉर्मूला में जाए तो इन्वेंट्री का पीरियड या सेल्स, अब सपोज डेटर्स टर्नओवर रेशियो देख लो, अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड बोलो. तो व्हाट इज दैट? सपोज डेटर्स पीरियड इज योर एनुअल accounts receivable divide by annual sales divide by 365. सपोज ये है, वैसे ही इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी वैसे ही होता है जैसे इन्वेंट्री डिवाइड बाय COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 365. तो सपोज डेटर्स पीरियड एक बार समझ लेते हैं. एनुअल सेल्स अगर डिवाइड बाय 360 मतलब पर डे का कितना सेल्स है, एंड अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय पर डे का सेल्स. सो दैट इज मतलब कितने दिन का सेल्स है, तो दैट इज आवर डेटर्स पीरियड और व्हाट एवर वी कॉल अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड. सो ये दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है. एंड this is the same concept is in inventory holding period. So COGS divided by 365 मतलब per day का cost जो आ गया वो डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में इन्वेंट्री रहेगा. सो वैसे ही होता है जनरली, डेटर्स में भी वही चीज है. सो इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड में मोटा मोटी यही था पूरा. एंड सम्स एंड ऑल यू कैन सी. एंड आफ्टर दैट coming to working capital मैनेजिंग इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री में
like we have the total cost, like whatever is the total carrying cost and whatever is total holding cost. तो जहाँ पे दोनों इक्वल हुए वहाँ पे हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हैं. इट्स एन एग्जांपल, नॉट इन द सिलेबस, बट या मतलब जहाँ पे दोनों कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज आवर ईओक्यू. एंड फॉर्मूला एक हम लोग पीओ में पढ़ा भी होगा, 2 रूट ओवर 2a into annual sales into order per into ordering cost per size and उसके बाद carrying cost. तो this is just an example. तो इसमें inventory management and all हो गया. And then coming to residual income, that is formula like change in sales into 1 minus variable cost minus sales, ये वाला formula. Change in residual income is equal to change in sales into 1 minus variable cost माइनस चेंज इन सेल्स इनटू BN, इसका पूरे का 1 माइनस T इज अ टैक्स रेट, एंड माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो चेंज इन सेल्स जो भी होता है, मतलब ये बेसिकली रेसिडुअल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब अगर हम लोग कुछ भी चेंज किए, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो सकता है या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, लाइक. तो दैट इज द थिंग इसमें जहाँ पे हम लोग रेसिडुअल इनकम से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होएगा. लाइक जैसे अभी जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, तो लाइक इन आई का भी फॉर्मूला आ गया, चेंज इन आई का भी फॉर्मूला है. तो इतने फॉर्मूला में जाना नहीं है जैसे, तो ये फॉर्मूला बस रट को एक बार के लिए अगर आया तो. बट या इसमें मतलब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई पॉलिसी में चेंज करना है कलेक्शन पीरियड में, बढ़ाना है कम करना है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है रेसिडुअल इनकम पे. तो अगर पॉजिटिव आया रेसिडुअल इनकम मतलब चेंज कर लो पॉलिसी, अगर माइनस आ रहा है नेगेटिव तो मतलब चेंज नहीं करना पॉलिसी. दैट्स द मेन थिंग ऑफ रेसिडुअल इनकम. सो इसमें कुछ डाउट्स है, जैसे सपोज जैसे 45 डेज रॉ मटेरियल बन फिनिश कन्वर्ट हो गया FG में एंड देन सोल्ड भी हो गया. सपोज ये 48 डे पे हुआ, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स एंड सेल हुआ 45 डे पे, तब भी अपना 45 ही रहेगा, बिकॉज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज वेदर रॉ मटेरियल में हो, वेदर WIP में हो, वेदर फिनिश गुड्स में हो, इट्स 45 डेज, बिकॉज 40 से 45 में फिनिश गुड्स में रहा है, 0-30 में रॉ मटेरियल था, 30 to 40 में वो WIP था. तो दिस इज द थिंग, मतलब ये रहेगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में कंसिडर होगा पूरा 45 डेज, एंड 45 से 70 एज डेटर्स रहेगा. तो डेटर्स या ट्रेड रिसर्व मतलब जो मेरे को पैसा देगा, मींस जिसे हम सेल किया है, एंड ट्रेड पेबल्स इज यहाँ पे मतलब ट्रेड पेबल्स और अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर्स, तो वो होता है जिन्हें हम पैसा देगा, जो सप्लायर्स है मेरे, हमें पैसा देगा, तो दिस इज ट्रेड पेबल्स. तो दिस इज वन थिंग. और ये जो चीज होगा जैसे फॉर्मूला में, जैसे एवरेज कलेक्शन, एवरेज रिसीवेबल पीरियड जो था, रिसीवेबल्स पीरियड, उसमें जो डेटर्स रहेगा ऊपर और अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब 31 मार्च बेसिकली यही, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग डेटा ले रहे हैं, गिवन दैट. सो एंड नीचे में एनुअल सेल्स डिवाइड बाय 365, तो डेटर्स इज ऑन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एनुअल सेल्स पूरे पीरियड का रहेगा, एंड दैट इज डिवाइड बाय 365, दैट इज कमिंग टू पर डे. 365 और 360 as whatever is given the sum, or you can take the assumption 360 days also. So this is one of the things to clarify करना था. And अब चलते हैं MPBF की तरफ. And working capital में like there are two type of things.
इफ यू आर गोइंग टू अ बैंक, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, लाइक देयर कैन बी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, सपोज दैट इज फंड बेस्ड एंड वन इज नॉन फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड में जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो सब आ गया। नॉन फंड बेस्ड में लाइक सपोज बैंक गारंटी और फाइनेंशियल गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी, तो वो सब आता है। वो थ्योरी एंड ऑल में नहीं जा रहा है, यू कैन रीड इट अबाउट given in the net also, so I'm not going to that much. So suppose we are calculating MPBF. Now what is MPBF? Maximum permissible bank finance is the like the methods given by our committees formed earlier, and उन्होंने मेथड दिया कि बैंक इतना borrowing allow कर सकती हैं to the lenders, to a loan taker, sorry. So you can give, the bank has to give according to that, has to follow that rules also. So उसमें बोलते हैं कि इतना परसेंट मार्जिन जो भी लिमिट देने आए हैं कस्टमर, बैंक उसे कुछ परसेंट वो खुद देगा, प्रमोटर या जो भी बिजनेस ओनर है, पर कुछ और कुछ वो मतलब ज़्यादातर बैंक ही देगा, पर कुछ परसेंट वो सामने वाला कस्टमर ला के देगा अपना, और उससे हटा के बैंक फंडिंग करेगा। तो सपोज MPBF 1 में वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए बस ये, सो वर्किंग कैपिटल लिमिट में सपोज हम लोग करेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो क्लाइंट है बैंक का, उसका सपोज 500 है, एंड करेंट लायबिलिटी सपोज 100 है। सो 400 इज आवर वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो अब MPBF मेथड्स भी 3 है, and generally 1 and 2 ही follow होता है, so I'm not going to third one also. So MPBF, and most popular is and most widely used also is MPBF method 2, but we are going to both of them. MPBF 1 में क्या बोलते हैं कि वर्किंग कैप की जो कस्टमर है वो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल लाएगा। तो मतलब बैंक कितना फंडिंग करे, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है, 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल। 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब 75% ऑफ 400, बेसिकली 300 बैंक फाइनेंस करेगा, ठीक है। और MPBF 2 में क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं कि कस्टमर 25% ऑफ करंट एसेट्स लाएगा, उसमें 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है, इसमें 25% ऑफ करंट एसेट्स लाएगा। तो इसमें हमेशा कम फंडिंग होएगा बिकॉज कस्टमर ज्यादा अमाउंट ला रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स मोर प्रूडेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा बैंक इसलिए ये यूज भी करते हैं। सो वी कैन टेक करंट 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 75% of current assets minus current liability. So what is 75% of current assets? 3 by 4 of 500, 375, and minus current liabilities is 100, so it comes to 275. So देख रहे हो MPBF 2 में कम फंडिंग हो रही है, MPBF में 1 में 300 की फंडिंग है, बिकॉज हमने 75% ऑफ करंट एसेट्स फंडिंग कर रहे हैं, 25% ऑफ करंट एसेट्स कस्टमर लाएगा। सो दैट इज बेसिकली MPBF 1 एंड MPBF 2 में, दोनों में डिफरेंस। MPBF 2 में हमेशा फंडिंग कम ही होएगा, यू कैन कीप दिस इन माइंड ऑलवेज व्हाइल कैलकुलेटिंग। सो दिस इज MPBF 1 एंड 2, एंड उसके बाद नॉन फंड में दैट इज जस्ट नॉर्मल थ्योरी ओनली, एंड बट एक चीज में ये ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स होगा, तो एक्सपोर्ट रिसीवेबल के केस में 100% फाइनेंसिंग बैंक ही करेगा, 25% ऑफ मार्जिन जो कस्टमर देता है वो नहीं होता है, तो दैट इज अ एक्सेप्शन हियर। तो वहाँ करंट और वर्क एक्सपोर्ट रिसीवेबल कहीं भी दें तो उसमें 75% ऑफ करंट एसेट में मत घुसाना, 100% ही आएगा, 100% फंडिंग वुड बी डन बाय द बैंक, no margin would be taken from the customer for this case, export receivable, okay, export receivable के लिए।
in the turnover there is also one method, turnover method. MPBF 3 भी है, like वो MPBF 3 में its current assets and 75% of current assets minus और current assets होते हैं, अगर वो सब में दिया होगा then you have to calculate. It's not used also in practice, तो कुछ करके मतलब नहीं है, but just for remembering the formula. And there is one more method, turnover method. Turnover method में क्या होता है, suppose working capital limit आपको 100 चाहिए and उसके लिए 20% of the turnover, like suppose turnover का 20% is your working capital का requirement का limit. So suppose your turnover is 100 crores, so working capital का limit is your 20 crores, 20% of turnover. This is a turnover method. And इसमें से आपको suppose 1% of turnover आपको खुद को financing करनी होगी, या sorry 5% भी हो सकता है, तो 5% suppose आपका turnover को आपका खुद को करना है funding, तो 5 will be brought in by customer. This 5 will be brought in by customer, और जो बाकी 15 है that would be funded by the bank. Because 20 is your working capital limit, that what the customer wants, and 5 will be funded by himself. So 15 will be given by the bank. So this was turnover method. So this is working capital limits पूरा यहाँ पे, this ends here. It's basically